नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडू वॉरियर्स पर। आज मैं आप सभी लोगों के लिए पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा प्रैक्टिस सेट 10 लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने 9 प्रैक्टिस सेट कवर करवाए हैं। यदि आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी वीडियोस का लिंक प्रोवाइड कर दिया है मैंने, वहाँ से जाके आप वो सभी वीडियोज़ देख सकते हैं। इसके साथ साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, एडू वॉरियर्स। उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन करें, जिससे आपको डेली PDF मिलती रहेगी। मैं जो भी प्रैक्टिस सेट आपको करवाती हूँ उसकी PDF मैं डेली टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देती हूँ। इसके साथ साथ ही आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगी। और तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैंने सारे क्वेश्चंस को काफ़ी डिटेल से कवर किया है। इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है 21। निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? ए बिजौलिया आंदोलन, ऑप्शन बी दांडी मार्च, सी अहमदाबाद में कपड़ा मिल श्रमिकों की हड़ताल, या फिर डी बारदोली सत्याग्रह। तो आपने ये सभी पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन कई बार। तो इस प्रश्न का उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन जो डी है आपका, बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल की मुख्य भूमिका रही थी। और ये जो आंदोलन था, ये सत्याग्रह था, यह लगान से संबंधित था। इसमें लगान बढ़ाने से संबंधित थी। चलिए इसकी डिटेल पढ़ते हैं। व्याख्या है इस प्रश्न की। बारदोली सत्याग्रह, इस आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इनके सफल आंदोलन के परिणाम स्वरूप सरकार ने 30% लगान की बढ़ोतरी को घटाकर 6.3% कर दिया था। मतलब ये कि सरकार जो है वह 30% लगान ले रही थी, लेकिन ये सत्याग्रह होने के बाद में यह लगान घटकर 6.03% ही रह गया। तो ये किसानों को काफ़ी मदद किया। दूसरा हुआ था खेड़ा सत्याग्रह, जो कि 1918 ईस्वी में हुआ था। यह गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों की फसल नष्ट हो जाने के बावजूद सरकार द्वारा लगान में छूट न दिए जाने के कारण गांधी जी ने सरकार के विरुद्ध किसानों का साथ दिया और राय दी, जब तक लगान में छूट नहीं मिलती है वे लगान देना बंद कर दें। इस आंदोलन में गांधी जी का साथ वल्लभ भाई पटेल व इंदुलाल याग्निक ने दिया था। इसके साथ साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन, यह भी संबंधित है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी द्वारा वायसराय के सम्मुख रखे गए 11 सूत्रीय मांगों पत्र पर विचार न करने के कारण ही सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। तीनों ही आंदोलन काफ़ी महत्वपूर्ण है। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में और बारदोली सत्याग्रह में जो मुख्य नेतृत्व है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का था। उसमें 30% से घटाकर 6.03% कर दिया गया है। फ्रेंड्स, यदि आपको ये प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैंने पूर्व में भी आज मैंने 21 से स्टार्ट किया। इससे पहले मैंने आपके 1 से 20 तक क्वेश्चंस कवर करवाए हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? ए मौलाना मोहम्मद अली, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी, या डी मौलाना हजरत मोहानी। तो फ्रेंड्स, क्या ये मौलाना मोहम्मद अली थे या पंडित जवाहरलाल नेहरू थे? देखिए, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग वो भी 1921 में उर्दू शायर मौलाना हजरत मोहानी द्वारा उठाया गया था। और वो भी कब, किस प्लेस पे उठाया गया था? चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। इस प्रश्न की व्याख्या है, प्रसिद्ध उर्दू शायर एवं कांग्रेसी नेता हजरत मोहानी ने 1921 में अखिल भारतीय कांग्रेस फोरम, या आप ये चीज़ याद रख लीजिएगा, अखिल भारतीय कांग्रेस फोरम में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो ऐसे देखिए, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि यह मांग किसने उठाई थी? तो हजरत मोहानी हो गया, ईयर हो गया 1921, लेकिन किस प्लेटफॉर्म पे उठाई थी या किस जगह पे उन्होंने कहा था? तो अखिल भारतीय कांग्रेस फोरम में ये बात कही थी। हो सकता है यहाँ पे चेंज करके वो ये बात बोल दे रही कि कांग्रेस अधिवेशन में किस में बोला था, तो भाई आपका प्रश्न गलत हो जाता है। ये अखिल भारतीय कांग्रेस फोरम था। ठीक है, इन तीनों ही फैक्ट को आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है 23। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन जिस पानी के जहाज़ में गए थे उसका नाम क्या था? ये नाम बहुत बार पूछा गया है। ए SS राजपूताना, बी SS वायसराय ऑफ इंडिया, सी SS मुल्तान, या डी SS कांते रोसो। देखिए फ्रेंड्स, मेरे साथ साथ आप लोग भी जितने भी मैं प्रश्न करवाती हूँ उन सभी का उत्तर आप दिया करें कमेंट बॉक्स में। मैं जब भी आपको क्वेश्चन पूछूँ आप वीडियो को पॉज करके फिर उसका प्रश्न का उत्तर दें कि देखिए आपका प्रश्न का उत्तर सही हो रहा है या गलत। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी में क्या, कहाँ पे कमी है, या आपको किस चीज़ की ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर है जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, SS राजपूताना जहाज़ था। और ये घटना हुई थी 1930 में, कि 1930 में SS राजपूताना से बम्बई से लंदन गए थे जहाज़ में
गांधी जी। चलिए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। व्याख्या इस प्रश्न की, सितंबर 1930 ईस्वी में हुए गांधी इरविन समझौते के गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में दिसंबर में लंदन में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। गांधी जी एसएस राजपुताना नामक जलयान से लंदन पहुंचे तथा लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। अब देखिए, जैसे इस जहाज़ का नाम पूछा गया वैसे ही इनके प्लेस का भी नाम पूछा जाता है कि वह लंदन में किस जगह पे ठहरे थे। तो लंदन में वह किंग्सले हॉल में ठहरे थे और एसएस राजपुताना से वह गए हुए थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। कुछ कथन और कारण दिए हैं, बताना है आपको कि ये सही है गलत है। ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी। अब कारण है, इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित की गई थी, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडल से होना था। भी क्या दोनों ही कथन सही हैं? चलिए इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं। इसमें आपको ये उत्तर सही का चुनाव करना है। तो ऑप्शन ए है ए आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी ए आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है, या फिर डी ए गलत है, आर सही है। तो फ्रेंड्स, ये आप लोगों ने ये घटना पढ़ी होगी मॉडर्न हिस्ट्री की कम्युनल अवार्ड की ये घटना है कि 1932 की बात है। अगस्त में सांप्रदायिक पुरस्कारों की घोषणा भी हुई थी और इसमें पृथक निर्वाचक मंडल की भी बात की थी। तो कथन व कारण दोनों ही सही हैं और दोनों ही जो है वह व्याख्या भी कर रहे हैं। तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वह बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। व्याख्या है इस प्रश्न की कि दोनों ही कथन सही हैं। कथन ए और दोनों यह सही है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रेंजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की, जो अंग्रेजों की विघटनकारी नीति का एक प्रमाण था। इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडल में कुछ सीटें सुरक्षित की गई थीं, जिसके लिए सदस्य का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों से होता है। इस पृथक प्रतिनिधित्व के नियम का कांग्रेस द्वारा पुरजोर विरोध भी किया गया और सितंबर 1932 में पूना पैक्ट के नाम से एक समझौता भारतीय परिदृश्य के अस्तित्व में प्राप्त हुआ था। तो देखिए, पहले 16 अगस्त 1932 को कम्युनल यानी सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा हुई थी और फिर सितंबर 1932 में आपके पूना पैक्ट हुआ था। वो भी किसके किसके बीच हुआ था? आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि आप लोग को उत्तर पता है तो अच्छा है, नहीं पता है तो आप गूगल पे सर्च करके मुझे उस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इससे आप लोगों को ये भी होगा कि वो प्रश्न जब भी आपका आएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, उसका आसानी से आप उत्तर दे सकेंगे। चलिए अगला प्रश्न है 25 क्वेश्चन है। 1937 के चुनावों में कितने प्रांतों में कांग्रेस का पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था? बहुत अच्छा प्रश्न है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करते हैं। ऑप्शन ए 11, बी 9, सी 6 या डी 3। अब देखिए, इसमें जो कांग्रेस का पूर्ण बहुमत हुआ था वह 6 में हुआ था कि 6 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था, लेकिन आगे चल के वह 8 में हो गया था क्योंकि 2 और भी उनको सीटें प्राप्त हो गई थी। तो इस ऑप्शन के अनुसार हम 6 टिक करते हैं। यहाँ पे यदि 8 होता तो वो 8 भी सही था। चलिए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। 1937 के आम चुनाव में कांग्रेस को 5 प्रांतों बिहार, मद्रास, उड़ीसा, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत में पूर्ण बहुमत मिला था और बम्बई में लगभग पूर्ण बहुमत मिला था। इसी प्रकार से 6 हो गई थी। 5 राज्यों में पूर्णतः ही आई थी, लेकिन जो छठा प्रांत था वहाँ पे कुछ सीटें रह गई थी, वरना लगभग वहाँ पर भी पूर्ण बहुमत मिल गया था, इसीलिए 6 नंबर काउंट किए थे। इस प्रकार प्रारंभ में कांग्रेस को 6 प्रांतों में पूर्ण बहुमत की प्राप्ति हुई थी, किंतु बाद में चलकर उसने पश्चिमोत्तर प्रांत, असम और भी कांग्रेसी प्रतिमंडल की स्थापना की थी। इस प्रकार से उसे कुल 8 प्रांतों में सरकार का गठन किया। प्रश्न में दिए गए विकल्प के अनुसार विकल्प सी सत्य है। आपको समझ में आ गया होगा कि 8 किस प्रकार है या 6 किस प्रकार है। अगला प्रश्न है 26 क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन ने नेताओं को गिरफ्तार करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया गया अभियान था। ए ऑपरेशन रिएंडरपेस्ट, बी ऑपरेशन जीरो आवर, सी ऑपरेशन थंडरबोल्ट या डी ऑपरेशन ब्लू स्टार। अब देखिए, चारों ही जो ऑपरेशन दिए वे चारों ही ऑपरेशन किसी न किसी से जुड़े जरूर हैं, लेकिन जो भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में हुआ था उससे जुड़ो जो ऑपरेशन है वह आपका ऑपरेशन जीरो आवर था। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत ही ब्रिटिश सरकार द्वारा बहुत सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। चलिए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने सम्मेलन में कहा कि मामूली संघर्ष का अर्थ आंदोलन की शुरुआत नहीं,
आपने केवल अपनी शक्ति मेरे हाथ में दे दी है। मैं अब वायसराय से भेंट करूंगा तथा उसके द्वारा कांग्रेस की मांग स्वीकार करने की प्रतीक्षा करूंगा। परंतु गांधी के वायसराय से मिलने से पहले ही सरकार ने अपने रात को ऑपरेशन जीरो आवर शुरू कर दिया। अब देखिए, गांधी जी अगर वायसराय से मिलते तो शायद ये ऑपरेशन ना शुरू हो पाता, लेकिन उनके मिलने से पहले ही ये ऑपरेशन जीरो आवर शुरू हो गया था, जिसके तहत 9 अगस्त 1942 को गांधी जी तथा अन्य सभी कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया गया। गांधी जी को पूना के आगा खां पैलेस में, ये बहुत बार पूछा गया कि गांधी जी को कहाँ ले जाया गया था, तो पूना के आगा खां महल में नज़रबंद रखा था। और कांग्रेसी कार्य समिति के सदस्य नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, अरुणा आसफ, गोविंद वल्लभ पंत, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, डॉक्टर सैयद महमूद आचार्य कृपलानी को अहमदनगर के किले में रखा गया। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य राजेंद्र प्रसाद को पटना में नज़रबंद रखा गया। अब देखिए, शायद ये बीच वाला ना पूछे क्योंकि इसमें बहुत सारे नाम हैं, लेकिन आपका राजेंद्र प्रसाद का नाम पूछा गया कि इनको कहाँ पे नज़रबंद किया गया था, तो पटना में किया गया था। और जो पूना का आगा खां पैलेस है वहाँ पे गांधी जी को नज़रबंद किया गया था। तो इन दोनों का नाम कई बार पूछा है। और ऑपरेशन जीरो आवर है क्या, इसके तहत जो है वह सभी क्रांतिकारी जो भी घटनाएं थी करने वाले उनको गिरफ्तार किया जा रहा था। और ये जो घटना है वह 1942 की है। तथा इसके आगे क्या हुआ था कि ये कांग्रेसी नेता जो थे वे 15 जून 1945 तक बंदी रहे थे। अब देखिए, 42 में ये सब गिरफ्तार हुए थे और 45 तक इनको बंदी रखा गया, 3 साल तक इनको नज़रबंद रखा गया था। और 47 में भारत आज़ाद हो गया था। इसके साथ अंग्रेजी सरकार ने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति व कांग्रेस समिति को भी गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। अब ये है कि जितने भी क्रांतिकारी लोग किसी भी समिति से जुड़े हुए थे उन सभी समितियों को उन्होंने गैर कानूनी घोषित कर दिया था। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? ए. महात्मा गांधी ने, बी. राम मनोहर लोहिया ने, सी. रविंद्रनाथ टैगोर ने, या फिर डी. सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो देश नायक की जो उपाधि है वह रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी सुभाष चंद्र बोस जी को। 28 क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में कुछ अधिनियम दिए हुए हैं और सूची 2 में उनके प्रमुख प्रावधान दिए। अब इन अधिनियमों को उनके सही प्रावधान से मैच करना है। अब ए है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, बी है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1935। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में यदि आप लोग को ये पहला ही चैप्टर मिलेगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर से आपका चाहे वो पीसीएस हो, चाहे वो आईएएस हो, या कोई भी छोटी परीक्षा हो, चाहे किसी भी बड़े लेवल का एग्जाम हो, सभी में यहाँ से प्रश्न बहुत बनता है और बहुत ही कन्फ्यूजिंग वाला प्रश्न बनता है। तो आप लोग जो पहला चैप्टर है इसको बहुत ध्यान से पढ़ें और इसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी आप कर डालें। अब यदि हम इसको मैच करते हैं तो देखिए, मैच करने में जो भी आपको पहले पता है आप हमेशा उसको, मैं बताती हूँ, उसको पहले ही आप मैच करिए। अब जब भारत सरकार अधिनियम 1919 था उसमें क्या हुआ था कि द्विसदनीय केंद्रीय व्यवस्थापिका की स्थापना हुई थी, तो आपका सी का 1 मैच हो जाता है। इसी तरह से जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है इसमें क्या हुआ था कि केंद्र में जो आपका द्वैशासन था वह लागू हो गया था, तो इसका डी का 2 लग जाता है। उसके बाद में जो हमारा 1892 था, व्यवस्थापिका के सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार जो है वह 1892 के एक्ट में हुआ था, तो तीसरे ए का 3rd हो जाता है और बी का आपका 4 हो जाता है कि प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में गैर सरकारी इस तरह से आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वह मैच हो जाता है कि ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। चलिए इसके बारे में आपको और देखते हैं। अब इसकी व्याख्या है कि भारतीय परिषद जो 1892 का एक्ट था, इस व्यवस्थापिका में सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया था। और जो आपका 1909 का अधिनियम था इसमें प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में गैर सरकारी बहुमत प्राप्त हो गया था। और जो सी वाला है आपका 1990, इसमें द्विसदनीय केंद्रीय व्यवस्थापिका की स्थापना हुई थी। जो आपका 1935 का अधिनियम है इसमें केंद्र में द्वैध शासन लागू हो गया था। ठीक है, जस्ट ये दोनों जो हैं ये दोनों एक दूसरे से रिलेट हैं कि 19 में जो था वह आपका द्विसदनीय व्यवस्थापिका थी, और जबकि जो आपका 1935 का इसमें केंद्र में द्वैध शासन लागू हो गया था। जैसे कि आज में है आपका, आज जो शासन चल रहा है द्विसदनीय ही है कि लोकसभा और राज्यसभा, ऐसे ही ये 1935 का ही रूल है। चलिए अगला प्रश्न है
29 भारत में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से एक विधिक अधिकार में संपरिवर्तित किया गया क्योंकि इसने ए भ्रष्टाचार के निवारण में सरकार के हाथ बांध दिए थे या बी इतने मुकदमे उत्पन्न कर दिए थे जिनसे न्यायपालिका पर अधिक भार पड़ गया था या सी न्यायपालिका और संसद के बीच तीव्र संघर्ष की शुरुआत कर दी थी या फिर डी है जन विदेश को बढ़ा दिया था। बहुत अच्छा प्रश्न है और जो इसके ऑप्शंस हैं वह भी काफ़ी अच्छे दिए हैं। इस तरह के ही प्रश्न जो हैं पीसीएस में आते हैं जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है। तो जो आपका ये मूल अधिकार था, संपत्ति का मूल अधिकार, वह आपका 44 अमेंडमेंट हुआ था, 44वां संशोधन, उसके द्वारा इसको हटाया गया था। जिसके साथ में इसमें जो कारण था वह था न्यायपालिका और संसद के बीच तीव्र संघर्ष की शुरुआत थी, इसी वजह से इसे विधिक अधिकार में परिवर्तन कर दिया गया था। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। व्याख्या है, भारत में 44 संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से एक विधिक अधिकार में परिवर्तन कर दिया गया था क्योंकि इसने न्यायपालिका और संसद के बीच में तीव्र संघर्ष की शुरुआत कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 30 है, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों में निम्न में से क्या क्या है? ऑप्शन ए, सामाजिक सांस्कृतिक के समृद्ध विरासत की रक्षा करना। 2, सामाजिक अन्याय से कमज़ोर वर्गों की रक्षा करना। तीसरा है वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास करना। या चौथा है व्यक्तिक और सामूहिक कार्यकलापों में सब क्षेत्रों में उत्कृष्ट के लिए प्रदर्शन करना। तो आपको इसमें सही उत्तर का चयन करना कि इसमें किन किन को मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत रखा गया है। तो ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4, ऑप्शन बी 1, 2, 3, ऑप्शन सी 1, 3, 4 या ऑप्शन डी 2, 3, 4। तो इस प्रश्न में जो उत्तर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी सही है कि जो सामाजिक सांस्कृतिक है उसको विरासत की रक्षा करना एवं जो वैज्ञानिक मनोदशा है उसका विकास करना और चौथा है व्यक्तिक व सामूहिक कार्यकलापों क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न करना। ये चारों ही जो हैं ये तीनों ही सही हैं। चलिए आपको इसके डिटेल के बारे में बताते हैं कि कौन कौन से कर्तव्य हैं मौलिक। अब यदि मौलिक कर्तव्यों की बात है तो मौलिक कर्तव्य जो हैं वह संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा ही इसमें जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा एक नया भाग जो कि 4 का के अंतर्गत स्थापित किया गया था। भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्यों के संबंध में उपबंध किए गए। ये जितना भी मैं पढ़ रही हूँ सभी इंपॉर्टेंट है। इसे एज इट इज़ प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि किस समिति के सिफारिश पे इनको जोड़ा गया है, कौन से सन में जोड़ा गया, 1976 में, या फिर कौन सा भाग 4 में संशोधन हुआ था और या कौन सा संशोधन 42 अमेंडमेंट था। अब इसमें जो 51A में जो आपके मूल कर्तव्य रखे गए वो सारे मूल कर्तव्य आप बहुत ध्यान से पढ़िए क्योंकि मूल कर्तव्यों से ही अक्सर प्रश्न बनता अभी आपने देखा भी है। तो आपका जो पहला है मूल कर्तव्य कि मूल कर्तव्य इसमें दिया भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे एवं उनके आदर्श संस्थाओं राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करे। इसलिए आपने हमेशा देखा होगा कि राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय गान का जब भी कभी पे होता है तो हम लोग वहाँ पे खड़े होकर उसका सम्मान करते हैं। इसके साथ साथ ही जो भी हैं वहाँ पे उनका पालन भी किया जाता है नियमों का। खा है स्वतंत्रता के लिए हमारी राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। गा भारत में प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। घा देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। डा भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित किसी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। अब देखिए ये हमारा कर्तव्य है लेकिन आज के लोग क्या हैं इस चीज़ को नहीं फॉलो करते, ना ही तो वो जो पुरानी ऐसी प्रथाएं हैं जिसमें बहुत सारी जो है स्त्रियों के अपमान जैसी कई चीज़ें हैं और इसके साथ साथ ही धर्म और भाषा इनके हिसाब से भी लोग अभी आज भी मतभेद करते हैं। तो हमारा जो कर्तव्य है इसको आप पालन करें। हमारे संविधान में भी ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं कि आपको किसी के बीच में कोई भेदभाव ना रखें, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो कोई भी हो, धर्म के हिसाब से भाषा के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव ना करें। अगला है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। ये प्रश्न में पूछा गया था। अगला है प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव भी हैं, रक्षा करें, उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें।
या वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। अब देखिए, यदि इस दृष्टिकोण का विकास होगा, बढ़ावा मिलेगा, तो हमारे भारत का उतना ही नाम होगा। अब देखिए, यहाँ के जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, आज के टाइम में वो फॉरेन में अपनी सेवा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो चीज़ ज्ञानार्जन किया है, उससे क्या, और आज भारत का ही नाम है कि भारत में कहीं कहीं के भी लोग आप देख लीजिए, कहीं भी जगह पे अपने भारत के लोग आपको मिलेंगे। अगला है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। जैसे कि जो भी आपका ताजमहल हो गया, कोई भी सांस्कृतिक हमारी विरासत है, उसको हम लोग हिंसा से दूर रखें व उसकी सुरक्षा करें, ये हमारा कर्तव्य है। और उसके बाद है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छुए। लास्ट वाला है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों के माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वे बालकों को शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे, जो कि अमेंडमेंट कौन सा था, 86 संशोधन है, और यह 2002 में प्रतिस्थापित हुआ। ये दोनों ही पूछे जा चुके हैं कि कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू हुआ था और किस ईयर में इसको लागू किया गया। और 6 से 14 वर्ष, ये आप एज भी याद कर लीजिए। तो ये सब हमारे कर्तव्य हैं, इन सभी कर्तव्यों को आप एज इट इज़ पढ़ लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न में बहुत पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, आप सभी लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, या फिर मैं इसकी पीडीएफ जो है मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एडू वॉरियर्स पे मैं प्रोवाइड करवा दूंगी। वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें ये सभी डिटेल दी होगी, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिसमें भी आपको कंफर्टेबल हो वो आप। अगला प्रश्न है 31, कथन ए और कारण दिया हुआ है। भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था। कारण है, विविधताओं के समंजन से एक सशक्त, ना कि कमज़ोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। अब क्या ये दोनों ही सही हैं? ए आर दोनों सही हैं, आप में सत्य है, और आर ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों अपने आप में सत्य हैं, लेकिन ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है, आर गलत है, और ए गलत है, आर सत्य है। अब इसमें ये दोनों को ही आप फिर से पढ़िए, तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। ए आर दोनों सही तो हैं, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहे हैं कि भारत में संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य बहुआयामी विविधताओं में एक राष्ट्र का निर्माण करना, तो ये बात बिल्कुल सही है, और विविधताओं के समंजन में एक सशक्त, ना कि कमज़ोर भारतीय का, ये भी बिल्कुल सही, लेकिन ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाता है। अगला प्रश्न है 32, भारत सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंध आयोग का गठन भारत के संविधान में संशोधन कर किया गया, ताकि उसे संवैधानिक स्तर प्रदान किया जा सके। क्या ये सही है? कारण है कि राज्यों की भूमिका आर्थिक और सामाजिक आयोजना जैसे विषय, जो कि आयोग के विचारार्थ विषयों का भाग हैं, भारत के प्रशासन में अति महत्वपूर्ण विषय है। ऑप्शन है इसके ए आर दोनों सही है, इसका एक ए का सही स्पष्टीकरण है, ए आर दोनों ही सही है, परंतु ए का स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है, आर गलत है, और ए गलत है, आर सही है। अब क्या इसमें से कौन सा सही है? तो इस प्रश्न को फिर से दोबारा पढ़ते हैं कि भारत सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंध आयोग का गठन भारत के संविधान के संशोधन में किया गया, ताकि उसे संवैधानिक स्तर प्रदान किया जा सके। तो फ्रेंड्स, ये आपका बिल्कुल ही गलत है, ऐसा नहीं है। और जो आपका कारण है राज्यों की भूमिका आर्थिक सामाजिक आयोजना, ये आपका ऑप्शन सही है। तो ए गलत है और आर सत्य है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वह सही हो जाता है। जी चलिए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। व्याख्या इस प्रश्न की, राज्यपाल को संविधान के उपबंधों के तहत कुछ विशेष दायित्व दिया गया है, जैसे आर्थिक सामाजिक आयोजना के विषय आदि। भारत सरकार संघ राज्य संबंधियों के लिए आयोग का गठन कार्यपालिका के आदेश से करती है। उसमें क्या लिखा हुआ कि अमेंडमेंट के द्वारा होता है, तो वहाँ पे ये बात गलत हो जाती है। और उसकी सिफारिश को मानने के लिए बाध्य नहीं होती है। देखिए ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है कि क्या बाध्य होती है? नहीं, वो बाध्य नहीं होती है कि संघ राज्य संबंधों के लिए आयोग के गठन के संबंध में संविधान में कोई उपबंध वर्णित नहीं है। और यही बात कही थी कि संविधान में इस तरह का कोई उपबंध है नहीं, वह कार्यपालिका के आदेश से ऐसा कार्य करती है, इसीलिए ऑप्शन ए गलत है। अगला प्रश्न है 33, भारत के राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, भारतीय विधानपालिका में राष्ट्रपति एवं संसद के दोनों सदन शामिल हैं। क्या यह बात सही है?
दूसरा है यदि राष्ट्रपति विधेयक को लौटाना चाहें तो वह 1 माह के भीतर ऐसा करेगा। अब ये बताइए क्या ये सही है। तीसरा है राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की सहमति हेतु आरक्षित विधेयक को 2 माह के भीतर विधायिका को पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है। चौथा है गैर वित्तीय विधेयक के संदर्भ में संविधान द्वारा कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति सहमति, विलंब तथा असहमति घोषित कर सकता है। अब इसमें ये चारों ऑप्शन में से आपका ऑप्शन कौन सा सही है। ए 1 व 3 सही है, बी 1 व 2 सही है, सी 1 तथा 4 सही है या डी केवल 1 सही है। तो फ्रेंड्स यदि आप इस प्रश्न को दोबारा पढ़ेंगे तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है 1 और 4 वह बिल्कुल ही सही हो जाता है कि चौथा भी सही है वाक्य और जो आपका पहला वाक्य ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाता है, पहला चौथा सही है। चलिए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। भारतीय विधान पालिका में राष्ट्रपति एवं संसद के दोनों सदन शामिल हैं, तो पहला आपका बिल्कुल सही हो जाता है। जबकि गैर वित्तीय विधेयक के संदर्भ में संविधान द्वारा कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति सहमति, विलंब तथा असहमति घोषित कर सकता है। तो आपका पहला और चौथे का डिस्क्रिप्शन दिया कि दोनों ही ये बात सही है, बाकी जो दोनों है दूसरा और तीसरा वह आपके गलत हैं। अगला प्रश्न है 34 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। अब देखिए आपको ये बहुत ज़रूरी पढ़ना कि वह नहीं रहे थे। अगर आप इस नहीं को हाइड कर देंगे तो देखिए किस राज्य के मुख्यमंत्री रहते हैं, आपका इतने से एक पूरा क्वेश्चन ही चेंज हो जाता है। तो इसीलिए आप ध्यान से पढ़ें जब भी नहीं वाला क्वेश्चन आए। 1 मोरारजी देसाई, 2 चरण सिंह, तीसरा बीपी सिंह, चौथे चंद्रशेखर या फिर 5वें पीवी नरसिम्हा राव। तो इन पांचों में से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपके जो कूट दिए हैं ए 1 2 4, बी 2 3 5, सी केवल 2 या फिर डी केवल 4। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वह सही है कि केवल चौथे, यानी कि जो चंद्रशेखर राव हैं वह ऐसे व्यक्ति थे जो प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। इसके साथ साथ ही मोरारजी देसाई और बीपी सिंह यह दोनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और पीवी नरसिम्हा जो सिंह है इनका नाम आपने सुना होगा, यह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे प्रधानमंत्री बनने से पूर्व। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। अब व्याख्या में ये दिया हुआ है कि प्रश्न में दिए गए प्रधानमंत्रियों में श्री चंद्रशेखर ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इनका नाम। श्री चंद्रशेखर बीपी सिंह सरकार गिरने के पश्चात कांग्रेस पार्टी के बाहरी समर्थन से 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे, बहुत कम समय के लिए रहे थे। जबकि चरण सिंह व बीपी सिंह प्रधानमंत्री बनने से पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। आप इनका भी नाम याद कर लीजिए कि चरण सिंह और बीपी सिंह। ये कभी कभी इंटरव्यू में जो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि यूपी में किन्हीं 4 मुख्यमंत्रियों का नाम बताइए, तो हो सकता है आप उस टाइम किसी 1 या 2 का ही नाम याद हो। तो इस तरह से आप नाम याद कर लीजिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नरसिम्हा राव 1991 से 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री बनने से पूर्व 1971 से 73 तक वह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। मोरारजी देसाई जो जनता पार्टी के शासनकाल से 24 मार्च 1977 तक 28 जुलाई 1989 तक भारत के प्रधानमंत्री थे और प्रधानमंत्री बनने के पूर्व वह 1952 से 56 तक मुख्यमंत्री भी रहे। तो आपने देखा कि इतने सारे जो लोग थे इनमें सब में कुछ यूपी के थे और उसमें आंध्र प्रदेश के भी थे, लेकिन पहले ऐसे थे चंद्रशेखर जी जिनको जो सीधे प्रधानमंत्री बने थे, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे। हालांकि वर्तमान में जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं वो भी गुजरात से मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगला प्रश्न है 35, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, क्या ये सही है। दूसरा है राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है। अब इसमें आपको ये देखना है कि इन्होंने सही पूछा है कि कौन सा सही कथन है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना तो 2। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाता है, ना तो 1 और ना ही 2। अब देखिए कैसे किसी भी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये बिल्कुल ही गलत है कि राज्य के राज्यपाल द्वारा नहीं, राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा मुख्य सचिव का नियुक्ति होती। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 पहला कट जाता है और राज्य के मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है, ये भी बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न है 36, सकल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। अब ये प्रश्न इकोनॉमिक्स का है, बहुत अच्छा प्रश्न है।
ए प्रति व्यक्ति उत्पाद प्राप्त होता है, बी प्रति व्यक्ति उपभोग प्राप्त होता है, या सी प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है, या फिर डी है आपका वास्तविक प्रति व्यक्ति आय। अब इन चारों में से क्या प्राप्त होता है यदि आप सकल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे तो इस प्रश्न को यदि हम सॉल्व करेंगे तो सकल राष्ट्रीय आय को यदि आप कुल जनसंख्या से भाग देंगे तो हमेशा प्रति व्यक्ति आय निकल के आएगी। किसी भी देश की प्रति व्यक्ति आय यदि आपको जाननी हो तो वहाँ का जो सकल राष्ट्रीय आय होता है, ग्रॉस नेशनल इनकम को आप टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो वहाँ की जो है प्रति व्यक्ति आय आ जाएगी। अगला प्रश्न है 37 क्वेश्चन है, प्राथमिक घाटे से क्या अभिप्राय है। अब देखिए बजट जो आया था अभी इस बार का फरवरी में, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसमें कुछ आपकी जो होगी परसेंटेज दी होगी कि प्राथमिक घाटा क्या है, सकल घाटा क्या है, इस तरह से राजकोषीय घाटा क्या है, इस तरह के सारे घाटे होते हैं। तो आपको ये बताना है कि प्राथमिक घाटा जो है उसका अभिप्राय क्या है। ऑप्शन ए राजकोषीय घाटा, जमा ब्याज भुगतान, बी राजकोषीय घाटा, ऋण ब्याज भुगतान, सी सकल प्राप्तियाँ या ऋण सकल व्यय, या डी है आपका सकल व्यय ऋण सकल कर राजस्व। अब इन चारों में से आपका कौन सा ऑप्शन सही होता है कि प्राथमिक घाटा किससे मिलकर बनता है। जो प्राथमिक घाटा है होता है वह आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही कि राजकोषीय घाटा और जमा ब्याज भुगतान। देखिए राजकोषीय जो घाटा है उसमें यदि आप ब्याज अदायगी को घटा देंगे तो उससे आपका प्राथमिक घाटा पता चल जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। व्याख्या है कि एक वित्तीय वर्ष में व्यय किए गए संपूर्ण मदों में ब्याज भुगतान एक ऐसा मद है जो संबंधित वर्ष के लिए प्राथमिक रूप में उत्तरदायी नहीं होता है, बल्कि वह विगत वर्ष में, विगत का मतलब है कि जो आपका वर्ष बीत चुका है यानी लास्ट ईयर के लिए ऋणों के लिए किया जाता है। अतः राजकोषीय घाटे से ब्याज अदायगी को जब आप घटाएंगे तो जो आपको घाटा प्राप्त होगा वह आपका प्राथमिक घाटा कहलाएगा, जिसके लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष प्राथमिक रूप में उत्तरदायी होता है। अब देखिए प्राइमरी डेफिसिट हमेशा जब भी निकालते हैं तो F.D और माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, यदि ब्याज भुगतान का आकार राजकोषीय घाटे के समान हो तो प्राथमिक घाटा शून्य होगा। यह लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यदि ब्याज भुगतान का जो आकार है वह राजकोषीय घाटे के समान होगा तो आपका प्राथमिक घाटा हमेशा शून्य होगा। ये भी प्रश्न पूछा गया कि प्राथमिक घाटा शून्य कब होता है, किस स्थिति में होता है, तो शून्य जो प्राथमिक घाटा वह तभी शून्य होगा जब आपका राजकोषीय घाटे के समान होगा, अन्यथा नहीं होगा। और ऐसा हुआ कब है, वर्ष 1920-21 में केंद्रीय बजट के अनुसार प्राथमिक घाटा 0.2% रहा है। इस बार का आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 2022 में प्राथमिक घाटा कितना रहा है। आप सभी लोगों ने बजट पढ़ लिया होगा। अगला प्रश्न है 38, गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है। ए धातुओं के व्यापार से, बी ऋणपत्रों के व्यापार से, सी सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार से, या डी शास्त्रों के व्यापार से। अब देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वह तो बिल्कुल ही कट जाता है कि शास्त्रों के व्यापार से क्या मतलब है। गिल्ट एज्ड बाजार का कोई मतलब ही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वह 3 में से ही ऑप्शन उत्तर है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी सही है कि गिल्ट एज्ड बाजार जो होता है वह हमेशा जोखिमों से भरा होता है। यह सरकारी प्रतिभूतियों का व्यापार यहाँ से किया जाता है कि जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं वह गिल्ट एज्ड बाजार के अंतर्गत ही आती हैं। चलिए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। गिल्ट एज्ड बाजार का संबंध कम जोखिम वाली प्रतिभूतियों से होता है। ये चीज़ आप नोटिस कर लीजिएगा। जोखिम तो होता है लेकिन जोखिम कम होता है। इसमें सरकारी प्रतिभूतियों को शामिल किया जाता है। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से सरकारी एवं अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। गिल्ट एज्ड बाजार, गिल्ट का अर्थ है कि सर्वोत्तम या उत्कृष्ट। इसे उत्कृष्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें क्रय विक्रय करने वाले सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्य स्थिर रहता है, अर्थात अन्य प्रतिभूतियों के समान इसमें अस्थिरता नहीं है, इसीलिए इसको कम जोखिम का बोला जाता है गिल्ट एज्ड बाजार को। 39 क्वेश्चन है, भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष में स्थापित हुआ था। ऑप्शन ए है 1882 में, बी 1887 में, सी 1914 में, या डी 1942 में। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए 1882 में भारत का प्रथम स्टॉक एक्सचेंज बनकर तैयार हुआ था। इसमें ऐसी कोई व्याख्या वाली बात नहीं, तो इसको आप एज इट इज़ याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है और इस सीरीज़ का अंतिम प्रश्न है 40 कि आपको सूची स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को मिलाना है। तो इसमें कुछ कूट दिए हुए हैं जैसे ए 1955 में, बी 1964, सी 1982 और डी 1987। इसमें ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 1 भारतीय निर्यात आयात बैंक, 2 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक,
तीसरा है भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश बैंक और चौथा है औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बैंक। अब इन चारों को उनके सन से आपको मैच करना है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वह बिल्कुल मैच हो जाता है कि आपका जो ए है, ए का 3 मैच हो जाता है कि आपका जो 1955 है उसमें आपका भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश बैंक यानी आईसीआई, आपने ये सब तो सुना होगा, आईसीआईसीआई बैंक, उसकी स्थापना 1955 में हुई थी। और बी का 2 है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक है, उसकी स्थापना 1964 यानी आईडीबीआई इसका नाम है। इस तरह से शायद आप लोगों को पता हो, वैसे नहीं आप लोगों को आइडिया होगा। और तीसरे का आपका सी का 1 हो जाता है, तो सी का यानी 1982 में आपका भारतीय निर्यात बैंक की स्थापना हुई थी। और चौथा है आपका डी, इसमें फोर्थ का औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना 1987 में। तो चारों ही ऑप्शन आपके मैच हो गए हैं। इसी तरह से फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा ये आपको वीडियो कैसा लगा है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के मैं आप लोग के और भी वीडियोस लाते रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।